और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने पायलटों को इन लड़ाकू विमानों की उड़ाने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है, जो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की तरह उड़ान के दौरान दुश्मन के ठिकानों का अहम डेटा जुटाने की काबिलियत रखता है। इसकी मदद से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल तो दागी जा सकती है, इसके जरिए समंदर में तैनात युद्धपोत को भी एंटी शिप मिसाइल की मदद से निशाना बनाया जा सकता है और इन मिसाइलों से 200 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना साधा जा सकता है। खबर है कि चीन ने J-20 लड़ाकू विमानों में रूस से मिले इंजन का इस्तेमाल किया है। इस बीच खबर है कि रूस की फौज ने काला सागर में अपना अब तक का सबसे खुफिया ऑपरेशन पूरा कर लिया। 2 हफ्ते तक चले इस बहुत बड़े ऑपरेशन की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यह ऑपरेशन समुद्र में डूबे मॉस्कवा जहाज से जुड़ा था, लेकिन यह साफ नहीं है कि ऑपरेशन चलाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दावा किया जा रहा है कि जहाज का मलबा निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज के कारण ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। तो कुछ लोगों का मानना है कि जहाज के साथ डूबे नौसैनिकों के शव निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। 2 हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन के लिए रूस ने अपने बेहद ताकतवर जहाजों को काला सागर में भेजा था। यानी जिस वक्त काला सागर में यूक्रेन अपनी ताकतवर मिसाइलें दाग रहा था, उस वक्त रूस मॉस्कवा का मलबा खोज रहा था। लेकिन इस अभियान के बाद यह साफ हो गया कि मॉस्कवा का डूबना रूस के लिए कोई छोटी घटना नहीं थी। और एक बात और भी साफ हो गई कि मॉस्कवा के साथ कोई ऐसा राज दफन हुआ था जो रूस के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। मॉस्कवा जहाज के डूबने की घटना 14 अप्रैल को हुई। बताया जाता है कि जहाज में 2 बड़े छेद हुए, जिनकी वजह से पूरा जहाज समुद्र में डूब गया था। हालांकि रूस यही कहता रहा कि काला सागर में बहुत बड़ा तूफान आया था और तकनीकी कारणों से जहाज में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मॉस्कवा डूबा था। लेकिन रूस ने तो कभी माना ही नहीं कि उसके सैकड़ों नौसैनिक मॉस्कवा के साथ समुद्र में डूब गए। बल्कि घटना के कुछ दिन बाद उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें मॉस्कवा से बचाए गए स्टाफ को दिखाया गया था। उस वीडियो में मौजूद नौसैनिकों की भी लोगों ने गिनती करनी शुरू कर दी थी। ये दावा किया जाने लगा था कि सैकड़ों नौसैनिकों के डूबने की बात सही है, लेकिन खबर है कि रूस की सेना के झूठ पर रूस में ही बवाल मच गया। डूबने वाले कुछ नौसैनिकों के परिवारों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक मरने वाले नौसैनिकों के परिवार बेहद गुस्से में हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि रूस की नौसेना के अधिकारी जवान सैनिकों को डूबने के लिए छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि कई नौसैनिकों की तस्वीरें भी इंटरनेट पर लंबे वक्त से फैलाई जा रही हैं, जिनके डूबने का दावा किया जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के खिलाफ बढ़ते विरोध को कम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। यानी समुद्र में डूबे नौसैनिकों के शव निकालने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ताकि डूबने वाले नौसैनिकों के परिवारों का गुस्सा कुछ कम किया जा सके। लेकिन खबर है कि इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने की असली वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, जिसके बारे में रूस की सेना और रूस की सरकार अब तक खुलकर कुछ नहीं बता रही। मॉस्कवा के डूबने के बाद यह दावा किया गया था कि उस पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार मौजूद थे। मॉस्कवा पर हमेशा कुछ परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात रखी जाती थी। खबर है कि जब मॉस्कवा समुद्र में डूबा तो वो मिसाइलें भी समुद्र में डूब गईं। मिसाइलों में मौजूद परमाणु हथियार बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते थे, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें निकालना जरूरी था। जबकि मॉस्कवा की तकनीक से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी रूस की टेंशन बढ़ा रही थी। माना जाता है कि मॉस्कवा जैसा कोई जहाज बनाने की कोशिश दुनिया की कई महाशक्तियां करती रही हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। हर जहाज में उसकी तकनीक और उसके डिजाइन से जुड़े दस्तावेज मौजूद होते हैं। दावा है कि रूस को ये दस्तावेज चोरी होने का डर था, जिसकी वजह से ये लंबा, खतरनाक और महंगा ऑपरेशन चलाया गया। वहीं रूस ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्लांट के तबाह हुए कई हिस्से दिखाई दिए। रूस ने यह वीडियो जारी करके स्टील प्लांट पर अपने कब्जे के दावे को और पुख्ता करने की कोशिश की, क्योंकि इसी स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के लिए रूस की सेना और चेचन लड़ाकों को नाको चने चबाने पड़े थे। जंग की शुरुआत में ही मारियोपोल के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के कदम स्टील प्लांट पर आकर थम गए थे। स्टील प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वहां कब्जा जमाने में रूसी सेना को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने स्टील प्लांट पर टैंक से ताबड़तोड़ गोले दागे, मिसाइलों से भीषण हमले बोले और रॉकेट की बरसात की, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने लंबे वक्त तक घुटने नहीं टेके। लेकिन कुछ रोज पहले पुतिन की सेना ने दावा किया कि स्टील प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के आखिरी सैनिक ने भी सरेंडर कर दिया। यानी रूस के मुताबिक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर पूरी तरह उसका कब्जा हो गया था।
और अपने इसी दावे को सही साबित करने के लिए रूस की तरफ से स्टील प्लांट का एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में स्टील प्लांट के उन हिस्सों को दिखाया गया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। वहां बने कई तहखानों में यूक्रेन की सेना की चीजें बिखरी हुई दिखाई दी। यूक्रेन के सैनिकों के हथियार, पीने के पानी की बोतलें और उनकी वर्दियां वहां हर तरफ बिखरी नजर आईं। रूस ने दावा किया कि स्टील प्लांट में बने कुछ तहखाने तो जमीन से 7 मंजिल नीचे तक बने हुए थे। यही नहीं, वीडियो में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के वो हिस्से भी दिखाई दिए जो रूसी सेना के हमलों से खंडहर में बदल गए। क्योंकि स्टील प्लांट ने करीब 1.5 महीने तक रूस की सेना और चेचन लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमले झेले। यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था, जो किसी भी हाल में हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ रोज पहले रूस ने दावा किया था कि स्टील प्लांट में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए यूक्रेन की सेना ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे। सबूत के तौर पर रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर करने का वीडियो भी जारी किया था। उस वीडियो में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर लेकर स्टील प्लांट से बाहर निकलते दिखे थे। उस वक्त रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के करीब 2500 सैनिकों ने उसकी सेना के आगे हथियार डाल दिए थे। और अब रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का वीडियो जारी करके दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन का सबसे अहम बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल अब पूरी तरह से उसके पंजे में है। उधर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास को फतेह करने के पुतिन के नए प्लान का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि रूस ने डॉनबास पर झंडा फहराने के लिए अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। और तो और अपनी इस नई रणनीति के चक्कर में रूस को तुरंत डॉनबास पर कब्जा करने का अपना मकसद थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ा। यह सनसनीखेज दावा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने वाले संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने किया, जो कि पहले दिन से यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ISW का मानना है कि डॉनबास में रूस ने यूक्रेन की सेना की बड़ी घेराबंदी करने की कोशिश छोड़ दी है और अब वो यूक्रेन की फौज की कई अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी घेराबंदी करने में जुटा है। कहा जा रहा है कि रूस की ये रणनीति रंग भी ला रही है, क्योंकि इससे रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास में बढ़त हासिल कर रही है। लेकिन इस वजह से रूस के यूक्रेन को चौतरफा घेरने के प्लान पर पानी फिर गया है और तो और उसे यूक्रेन की सेना की तगड़ी घेराबंदी की अपनी स्ट्रैटेजी को भी टाटा बाय बाय कहना पड़ा है। जबकि खबर है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध की धीमी स्पीड की वजह से ही रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत का बुलबुला फूट चुका है और इसलिए उन्हें यूक्रेन में किसी बड़ी जीत की जरूरत है। मगर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने डॉनबास में अपनी जो स्ट्रैटेजी बदली है उससे उसे जल्दी कामयाबी नहीं मिलने वाली। हालांकि फिर भी पूर्वी यूक्रेन में रूस के इस प्लान को उसकी बहुत बड़ी रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि रूस की सेना ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर जितनी बढ़त हासिल की है उतनी उसने इस पूरे महीने में नहीं की। हालांकि ये बढ़त बहुत ही धीरे धीरे रूस के हाथ लग रही है और ये है भी बहुत छोटी छोटी। पूर्वी यूक्रेन में कोई बड़ी कामयाबी रूस को नहीं मिल पाई है और वहां रूस की सेना की कछुए जैसी इस चाल पर अब रूस के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। रूस की सरकार के बड़े बड़े अधिकारी अब तक ये खुलेआम मान रहे हैं कि यूक्रेन में रूस उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहा जैसा कि अनुमान लगाया गया था। यहां तक कि खुद रूस के रक्षा मंत्री ये बयान दे चुके हैं। मगर रूस जिस तरह से यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है उसे देखकर रक्षा विशेषज्ञों को उसकी जो रणनीति समझ में आई है वो ये कि अपने सबसे अहम मकसद यानी पूरे के पूरे डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के लिए रूस का प्लान यूक्रेन के पूर्व में उसकी सेना को घेरने का है। रूस के इस मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन के 3 शहर उसका मोहरा है। पहला मोहरा है मारियोपोल, जहां रूस ने हाल ही में कब्जा किया और वहां वो अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा। रूस का दूसरा मोहरा है खार्किव शहर, जिसके उत्तरी इलाके में रूस की सेना अपनी पोजीशन बनाए रखने पर फोकस कर रही है ताकि यूक्रेन की फौज को आगे बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि अगर यूक्रेन खार्किव के उत्तर में पहुंच गया तो फिर सामने ही रूस है, यानी फिर यूक्रेन रूस तक भी धमक आए। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बॉडीगार्ड को रूस का नया आपातकालीन मंत्री बना दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस में तख्ता पलट होने वाला है, जिससे पुतिन घबरा गए और इसी वजह से वो अपने करीबियों को बड़े और अहम ओहदों पर बैठाने में जुटे हैं। इसकी मानगी तब देखने को मिली जब उन्होंने अपने बॉडीगार्ड एलेक्जेंडर कुरियनकोव को रूस का नया आपातकालीन मंत्री बना दिया। पुतिन के इस फैसले के बाद पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, पुतिन के मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्री भी उनके खिलाफ हो चुके हैं और तो और रूस में पुतिन के विरोध में एक लॉबी भी तैयार हो चुकी है जो उनसे सत्ता छीनने की फिराक में है।
दावा है कि इसी वजह से पुतिन किसी बाहरी आदमी को अपनी सत्ता में एंट्री नहीं देना चाहते। इससे पहले उनके बॉडीगार्ड रह चुके येवगेनी ज़िनीचेव आपातकालीन मंत्री थे, जिनकी कुछ रोज पहले झरने में गिरने से मौत हो गई थी। इसके बाद पुतिन ने उनकी जगह बॉडीगार्ड अलेक्जेंडर कुरियनकोव को मंत्री बना दिया। दावा है कि पुतिन कुरियनकोव से पहले अपने 5 बॉडीगार्ड को अहम पदों पर बैठा चुके हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन ने लुहांस्क में रूस के टॉप रैंकिंग पायलट को आसमान में ही मार गिराया। बताया गया कि रूसी वायुसेना से रिटायर हो चुके मेजर जनरल कनामत बताशव सुखोई Su-25 लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, तभी यूक्रेन ने उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 63 साल के रिटायर्ड मेजर जनरल कनामत बताशव ने अपनी जान गंवा दी। खबर है कि वो एक खास मिशन पर निकले थे, जिसके तहत उन्हें लुहांस्क के पोपासना शहर के आसपास मौजूद यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमला करना था। रूस का दावा है कि वो पोपासना पर कब्जा कर चुका है और यही कारण है कि उसने शहर के आसपास के इलाकों में हमला करने का प्लान बनाया, ताकि वो वहां से भी यूक्रेन की फौज को खदेड़ दे। लेकिन कहा जा रहा है कि उससे पहले ही यूक्रेन ने सुखोई Su-25 लड़ाकू विमान पर हमला करके रूस के इरादों पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि जब हमला हुआ तब उस लड़ाकू विमान में सवार कनामत बताशव को इतना मौका नहीं मिला कि वो उससे कूदकर अपनी जान बचा सकें। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक यूक्रेन के हमले में बताशव की मौत की पुष्टि नहीं की गई, जबकि यूक्रेन का दावा है कि वो अब तक रूस के 12 मेजर जनरल को जंग में मार चुका है, जबकि रूस की तरफ से यह आंकड़ा 2 का है। अगर कनामत बताशव की यूक्रेन के हमले में मौत की खबर पर मोहर लग जाती है तो जंग में रूसी जनरल की मौत की यह संख्या बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। अनिल परब के दापोली और बैंड्रा इलाके में ईडी की कार्रवाई जारी है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग ठिकानों की तस्वीर भी आपके सामने, जहां पे ईडी ने शिकंजा कसा है, ईडी ने छापेमारी की है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शिवसेना के नेता हैं, नाम है इनका अनिल परब, जिनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। और 1-2 नहीं बल्कि 7 ऐसे ठिकाने हैं इनके, 7 ऐसा घर है इनका जहां पे छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी में अभी तक क्या कुछ बरामद, क्या कुछ डॉक्यूमेंट साथ लगी है इन टीमों को, कोई और रकम, इन सब के बारे में तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अभी एक्शन जारी है। अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे इनका ठिकाना और जहां पे छापेमारी, तो हम आपको बता दें 2 ऐसे ठिकाने हैं, दापोली और बैंड्रा, जहां पे इनका घर है और यहां पे ईडी ने शिकंजा कसा है। शिवसेना के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब के यहाँ आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। ईडी ने कुल 7 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। पुणे, रायगढ़ और मुंबई में ये छापेमारी चल रही है। इस समय हम अनिल परब के जो पर्सनल घर है, जो उनका प्राइवेट घर है मुंबई के बैंड्रा ईस्ट इलाके में, वहां पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप इस पूरे घर के बाहर देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है कि ताकि कोई गुस्से में जो शिवसैनिक कार्यकर्ता है वहां पर पहुंच न सके। और सेंट्रल एजेंसीज जब ईडी ने छापेमारी की थी तो उनके साथ सीआईएसएफ के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। ये जो छापेमारी हो रही है वो कुल 7 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और आपको बताने जाएंगे कि पूरा मामला क्या है। रायगढ़ के धापोली इलाके में अनिल परब ने एक बड़ी लैंड डील की थी। उस लैंड डील में बताया गया कि इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इस पूरे मामले में जांच की थी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के बाद उन्हें इंडिकेशन मिला कि पूरे लैंड डील में इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, जिसके बाद पूरा मामला अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के पास आ गया है। ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि कहीं ये जो पैसों का लेन देन है या फिर जो पैसे इसमें जो प्रॉपर्टी में लगाए गए थे वो गलत जगह इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए हैं, कहीं ये पैसे दूसरी जगह विदेशों में भेजे गए या विदेशों से लाए गए हैं, उसकी जांच अब ईडी कर रही है। यही वजह है कि ईडी ने सुबह से ही बड़ी टीम अनिल परब की है, जो इनके प्रेमिसेस हैं पुणे, मुंबई और रायगढ़ में, कुल 7 जगहों पर यह बड़ी छापेमारी की जा रही है। और इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। विधानसभा की ये तस्वीर है जहां यूपी गवर्नमेंट का बजट पेश होना है। और इस वक्त वहीं की तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बजट में कौन कौन से इलाकों के लिए और कौन कौन से विभाग के लिए बजट की राशि किस तरीके से लेकर आने हैं, इस पे सबकी निगाहें हैं। और फिलहाल वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं। बजट की मुख्य बातें, बड़ी बातें कुछ ही देर में स्पष्ट हो जानी है। प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। कोविड-19 महामारी से वित्तीय वर्ष 2020-2021
और 2021-2022 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रही, जिसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से निकल चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने में सफल होंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। किसान हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई 2022 तक गन्ना किसानों के 1,72,745 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान